बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कूलम्स लॉ का फ़र्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। कूलम्स लॉ से नेक्स्ट जो हमारा रहता था वो हम इसे आज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे इसके दो पार्ट है बेटा, फर्स्ट है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हमने कूलम्स लॉ जो पढ़ा था उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स या कूलम फोर्स हमने पढ़ी थी, जिसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था। वो फार्मूला ये था F इज़ इक्वल टू 1/4π Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये जर्नल स्टेटमेंट भी हमने पढ़ी थी कूलम्स लॉ की। अब इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, मतलब अगर वेक्टर फोर्स है तो ये लाजमी तौर पर इसकी डायरेक्शन भी होगी। उस डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं। अब वेक्टर फॉर्म कैसे होगी, लेट्स सपोज कि आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। तो बेटा Q1 Q2 के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। तो ये चार्ज जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स को हम लिखते कैसे हैं, वो फोर्स होगी F किस चार्ज के ऊपर लग रही है, 2 के ऊपर। किसकी वजह से लग रही है, फर्स्ट चार्ज की वजह से। तो हम इसे F21 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल भी लिखेंगे। इसी तरह Q2 भी Q1 के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। और ये फोर्स इसके ऊपर लग रही है 1 के ऊपर, किस वजह से लग रही है, तो इसे हम लिखेंगे F12 वेक्टर फॉर्म। अब जब ये जो फार्मूला सामने कूलम्स लॉ का लिखा है 1/4π और Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये है उसका मैग्नीट्यूड। जब हम वेक्टर लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें लिखते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने क्या बतानी है, उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। आम तौर पर डायरेक्शन के लिए जो हम वेक्टर यूज़ करते हैं उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं उसे, यूनिट वेक्टर। ये जो यहाँ पर यूनिट वेक्टर आपको नज़र आ रहा है वो कितना है, 2 1, और यहाँ पर क्या है F12। इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर हम यूनिट वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो ये इसकी डायरेक्शन को, इसको हम R1 R भी कह सकते हैं, R21 भी कह सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं, R12। ये इस तरफ डायरेक्शन में होगा। अगर हम इस चार्ज की वजह से कूलम्स लॉ लिखेंगे तो इस चार्ज ने कितनी फोर्स लगाई इसके ऊपर, F21। कूलम्स लॉ का फार्मूला क्या है, F1/4π0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर ये फोर्स ये वाली है F21 तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है, R21। ये उसका आ गया यूनिट वेक्टर। तो अब बेटा ये दो चीज़ें इसके अंदर, ये है उसका मैग्नीट्यूड, ये क्या है उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब मिल जाए तो क्या बन जाता है उसका वेक्टर। तो अब हम इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल भी लिखेंगे। ये फोर्स आ गई। इसी तरह Q2 ने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई उसका फार्मूला भी इसी तरह होगा। वो क्या होगा, F12 1/4π Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और बेटा इसका यूनिट वेक्टर क्या था, R12। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है तो इसके ऊपर भी कौन सा सिंबल आएगा, अब वेक्टर का सिंबल आएगा। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसलिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं F12 इक्वल टू F21। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो फिर एक के साथ जो साइन बेटा आएगा वो क्या आएगा, वो नेगेटिव का आएगा। नेगेटिव साइन हमें बता रहा है बोथ फोर्सेस आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
जितनी फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा उतनी फोर्स Q1 किसके ऊपर लगाएगा, Q2 के ऊपर भी लगेगी। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है म्यूचुअल फोर्सेस, बाहमी फोर्सेस। जितना Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा Q2 भी उतना Q1 के ऊपर लगाएगा। जैसे आपने सिंपली पढ़ा हुआ है, एवरी एक्शन हैव इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो इसको फिर हम म्यूचुअल फोर्स का नाम भी दे देते हैं, म्यूचुअल फोर्स का नाम भी दे देते हैं। म्यूचुअल फोर्स तो आपने याद रखना है, कूलम फोर्स को म्यूचुअल फोर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ तक था। ये जो हमने दो फॉर्मूले इसके ड्राइव कर लिए हैं, ये है उसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बेटा क्यों कहा, क्योंकि हमने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, साथ डायरेक्शन भी बता दी, मैग्नीट्यूड साथ डायरेक्शन बता दी, तो ये उसकी वेक्टर फॉर्म बन गई। अब हम आएंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स लॉ। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से, सेकंड पार्ट है इसका ये। अगर आपके पास दो चार्जेस हों, आपने ये वाला फार्मूला स्टार्ट वाला वो याद रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये फार्मूला इसका आपने याद रखना है। अगर दो चार्जेस हों, आपके पास एक चार्ज है लेट्स सपोज Q1 और मैं मार्कर चेंज कर लूँ ताकि आपको नज़र ज़रा साफ आए। Q1 है, दूसरा ये चार्ज है जी Q2। तो इनके दरमियान कूलम फोर्स कितनी होगी जी, आप बताएं कितनी होगी। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब अगर चार्जिस के दरमियान, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर कुछ भी ना हो, खाली जगह हो, स्पेस हो या एयर हो, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। और एप्सिलॉन की वैल्यू भी मैंने आपको लिखवाई थी लास्ट टाइम, याद है ना। तो वही वैल्यू यहाँ पर पुट करनी तो आपका फोर्स आ जाएगी। लेकिन अगर चार्जिस के दरमियान कोई मीडियम आ जाता है, इसे हमने क्या कहा था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब मीडियम चेंज होने लगा है, हम इसके दरमियान कोई शीट रख देते हैं इंसुलेटर की, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं इसे, डाइलेक्ट्रिक। इसका नाम है जी डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज इंसुलेटर। कभी भी कंडक्टर को हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी रीज़न क्या है, कंडक्टर क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर, इसका आंसर आपने खुद ही नीचे कमेंट्स में देना है। अब हम इसे डाइलेक्ट्रिक, ये जो मीडियम इंसुलेटर रखा, इसकी परमिटिविटी कितनी है, लेट्स सपोज इसकी जो परमिटिविटी है वो है जी एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R। तो कूलम फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। कूलम फोर्स का पहले फार्मूला ये था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये थी फ्री स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस में। लेकिन जब हम उसके दरमियान मीडियम रखेंगे तो अब एक और फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R। तो फिर कूलम फोर्स क्या होगी, वो बन जाएगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये था फ्री स्पेस के लिए यहाँ तक। अब डाइलेक्ट्रिक रखा तो फिर एप्सिलॉन R भी आएगा इसके अंदर अब, और बाकी फार्मूला उसी तरह आ जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब आप इन दोनों फार्मूलास को कंपेयर करके मुझे बताएं कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी। ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी, ये वाली ज़्यादा होगी, ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा होगी। वेरी गुड, ऊपर वाली फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब रिलेटिव परमिटिविटी का एक और फैक्टर भी इन्वॉल्व हुआ जो उसे डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने से चीज़ें हमेशा डिक्रीज़ हो जाती हैं, वो जो वैल्यूज़ होती है उसकी वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कूलम फोर्स चार्जेस के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से कूलम फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम होगी। कूलम फोर्स की वैल्यू हमेशा कम होगी। तो इस तरह से हम रिलेटिव परमिटिविटी या इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स देखते हैं कि कोई भी मीडियम रखने से कूलम फोर्स की वैल्यू आपने हमेशा याद रखना है, कूलम फोर्स हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी।
फ्री स्पेस में हमेशा कूलम फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, जो भी मीडियम रखेंगे हमेशा वो वैल्यू को डिक्रीज़ करेगा। अब हम एप्सिलॉन आर की, ये जो एप्सिलॉन आर है इसे हमने क्या नाम दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या नाम दिया जी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी अगर आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसी फार्मूले से, लेट्स सपोज से नाम दें इक्वेशन नंबर ए, तो यहाँ से अगर आप देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये पूरा का पूरा फैक्टर, या एप्सिलॉन आर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन आर डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो इसी को आप मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से इक्वेशन बनेगी, एप्सिलॉन आर एफ प्राइम मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो डिवाइड, ये तो चला गया, पीछे क्या रह गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और ये जो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, ये है कूलम्स लॉ, कूलम फोर्स किसके इक्वल है, ये F के। तो इस पूरे फैक्टर की जगह पे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1/f प्राइम, और ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या है, F। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, F/F